गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था, यानी रासायनिक बल गतिकी प्रारंभ किया था। इसका पहला लेक्चर अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया दर क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, वो कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया दर के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। अब अपन बात कर रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया दर के लिए व्यंजक या पद, उसको कैसे, रासायनिक अभिक्रिया दर को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया दर के लिए व्यंजक, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया दर के लिए व्यंजक। ठीक है, माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को निम्न समीकरण से प्रदर्शित करेंगे। समीकरण क्या ले लिया? AA प्लस BB, ये क्या बना रहा है? CC प्लस DD बना रहा है। ठीक है, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो रासायनिक अभिक्रिया दर, ठीक है, तो आपकी दो अभिक्रिया दर होती है, एक औसत और एक ताक्षणिक। तो औसत के लिए R एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? -1/A। जो अभिकारक के साथ में लिखा है उसका क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। और अभिकारक के साधारण में परिवर्तन क्या होता है? ऋणात्मक, तो उसको धनात्मक करने के लिए 1 माइनस का गुणा और करना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए के साधारण में परिवर्तन बटे डेल्टा टी, तो ये धनात्मक हो जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। या फिर -1/बी, बी के साथ में क्या? स्मॉल बी, ये क्या हो जाएगा? बी के साधारण में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। या फिर 1/सी, ये ऋणात्मक नहीं होगा क्योंकि सी का साधारण क्या होगा? बढ़ेगा, तो डेल्टा किसका? सी का साधारण बटे डेल्टा टी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 1/डी डेल्टा डी का साधारण बटे डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया दर। ताक्षणिक अभिक्रिया दर चाहिए, ठीक है, तो आपका R इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? -1/A, डेल्टा की जगह डी लिखना है, डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt बराबर -1/B, डी कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, ठीक है, बराबर 1/C, डी कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt बराबर 1/D, डी कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल D अपॉन dt। ठीक है, ये हो जाती है। जहां पर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T, A के विघटन की दर है, A के विघटन की दर है। ठीक है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, डेल्टा T, या D B कंसंट्रेशन अपॉन dt, ये क्या हो जाएगी? B के विघटन की दर हो जाएगी, विघटन की दर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि A का साधारण में परिवर्तन दे देंगे, T दे देंगे। ठीक है, आपसे रासायनिक अभिक्रिया दर पूछ लेंगे, A के विघटन की दर पूछ लेंगे, फिर B के विघटन की दर पूछ लेंगे, C के निर्माण की दर पूछ लेंगे, D के निर्माण की दर पूछ लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T, ये क्या हो जाएगा? C के निर्माण की दर,
निर्माण की दर। ये रासायनिक अभिक्रिया दर से अलग हुई, बस सी का उसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगी, डी के निर्माण की दर हो जाएगी। ठीक है, इस पर सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में इनके लिए अलग से क्लास ले लूंगा आपकी, जिसमें न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। हाँ, आप चाहे तो फॉर्मूला देख के बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर देखना, ट्राई जरूर करना, नहीं आता तो आपकी जो समस्या का समाधान मैं बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया दर के लिए क्या हो गया, व्यंजक हो गया। अब अपन बात करते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर किन किन चीजों पर निर्भर करती है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन चीजों पे रासायनिक अभिक्रिया दर निर्भर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अभिकारक का सांद्रण। अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया दर भी बढ़ जाती है। मतलब जितना ज्यादा सांद्रण होगा अभिकारक का, उतना ज्यादा रासायनिक अभिक्रिया दर होगी। तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक में पहला जो आ गया वो क्या हो गया, अभिकारक का सांद्रण। तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पे क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया दर बढ़ जाएगी। और अभिकारक का अगर सांद्रण क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तापमान। ठीक है, सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया दर भी बढ़ जाती है यदि तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाए तो रासायनिक
अभिक्रिया दर दोगुनी हो जाती है किंतु ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया दर कम हो जाती है। ठीक, तो आपकी दूसरा जो कारक है जिस पर रासायनिक अभिक्रिया दर निर्भर करती है, वो दूसरा कारक है आपका तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया दर सामान्यतः बढ़ जाती है। और कितनी बढ़ जाती है, कुछ अभिक्रियाओं में अगर आप तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया दर लगभग कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, यानी डबल हो जाती है। लेकिन अगर रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है, मतलब उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो उस केस में तापमान का उल्टा प्रभाव पड़ जाता है और तापमान बढ़ाने पे रासायनिक अभिक्रिया दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये दो चीजें हो गई जिन पे रासायनिक अभिक्रिया दर निर्भर कर रही। तीसरा लिखेंगे आपका, तीसरा आएगा, वैसे तो इसको पहले लिखना चाहिए था, अभिकारक की प्रकृति पर क्या होता है, अलग अलग अभिकारक के लिए रासायनिक अभिक्रिया दर भी अलग अलग अभिकारक के लिए रासायनिक अभिक्रिया दर भी अलग अलग होती है, क्योंकि उनमें बंध वियोजन ऊर्जा या बंध निर्माण ऊर्जा भी अलग अलग होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, वो ये रासायनिक अभिक्रिया दर जो है वो आपके अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर एक जगह कार्बन ले रहे हो और एक जगह सल्फर ले रहे हो, दोनों को जला रहे हो, तो एक जगह जल के क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और एक जगह जल के क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। दोनों रिएक्शन देखने में तो कैसी लगती है, एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनकी जो रेट ऑफ कंबशन होती है, यानी उनकी जलने की दर होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, या फिर अभिक्रिया दर होती है वो अलग अलग होती है। तो बात आती है कि सर अलग अलग क्यों हो रही है, क्योंकि उनमें जो नए बंध बन रहे हैं और जो पुराने बंध टूट रहे हैं, ठीक है, उनकी बंध निर्माण ऊर्जा या बंध वियोजन ऊर्जा क्या है, अलग अलग है। किसी में ज्यादा ऊर्जा चाहिए और किसी में कम ऊर्जा चाहिए। तो जिसमें कम ऊर्जा चाहिए वो जल्दी से हो जाएगी और जिसमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए वो धीरे धीरे होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया दर अभिकारक की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अभिकारक के लिए रासायनिक अभिक्रिया दर भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गए। चौथा चीज आती है उत्प्रेरक की उपस्थिति पर। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया दर को या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, तो चौथा आपका आएगा, सॉरी, चौथा आपका आएगा
उत्प्रेरक की उपस्थिति पर, ठीक है। तो क्या होते हैं उत्प्रेरक? वह पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, किंतु रासायनिक अभिक्रिया दर को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। सामान्यतः उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए क्या होता है कि प्रत्येक अभिक्रिया अपनी गति से चलती रहती है, ठीक है। अब अभिक्रिया दर को बढ़ाने के लिए हम कुछ विशेष पदार्थों का उपयोग करते हैं। मतलब कुछ पदार्थ अभिक्रिया दर को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, परिवर्तित करते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली सामान्यतः अगर बात करते हैं तो ये पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया दर को बढ़ाते हैं। कुछ ही पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम कर देते हैं। जब कम करने की जरूरत होती है तो वो पदार्थ मिला देते हैं, बढ़ाने की जरूरत होती है तो ये पदार्थ मिला देते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करते हैं, या तो उनको बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। अगर बढ़ा देते हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, यानी धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और घटा देते हैं तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन ज्यादातर उत्प्रेरक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया दर को बढ़ाते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया दर को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपका अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया दर पुरानी दर से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ, अगर उत्प्रेरक कैसा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो रासायनिक अभिक्रिया दर कम होगी, नहीं तो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगला कारक आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया दर अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ठीक है। यानी जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा रासायनिक अभिक्रिया दर होगी, और जितना कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतनी रासायनिक अभिक्रिया दर कम होगी। जैसे उदाहरण के लिए आपका कोयला लो, कोयले को आग में डाल दो तो वो धीरे धीरे जलता रहेगा। वहीं पर अगर कोयले को बारीक पीस के आग में डाल दो वो तुरंत जल के राख हो जाएगा। इवन कागज भी जलाते हो, पूरा कागज खोल के जाओ जल्दी से जल जाता है, वहीं पर उसकी घड़ी करके उसको जलाओ वो धीरे धीरे जलता है, ठीक है। इवन आप लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में कोई भी अभिक्रिया आप करते हो तो आपने जितने भी कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, पहले उनको बारीक पीस के चूर्ण के रूप में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि चूर्ण का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं इसीलिए प्रयोगशाला में अधिकांश या सभी तत्वों को, सभी यौगिकों को
चूर्ण के रूप में, चूर्ण के रूप में लिया जाता है, लिया जाता है, क्योंकि चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। ठीक है। छठवां आपका आएगा प्रकाश की उपस्थिति पर, प्रकाश की उपस्थिति पर। तो क्या होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकाश विद्युत अभिक्रिया कहा जाता है या प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है, जिनको फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। ठीक है। अब उनमें अगर प्रकाश की तीव्रता आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया दर भी बढ़ जाती है। तो इसमें लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को प्रकाश रसायन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं में प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया दर भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो आप अगर क्या करेंगे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे इसमें प्रकाश रसायन समीकरण में, तो आपकी जो अभिक्रिया की दर है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन चीजों पर क्या होता है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया का इन चीजों का अभिक्रिया दर पर प्रभाव पड़ता है। एक और चीज रहती है दाब। तो दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिकारक के लिए पड़ता है। अगर आपके अभिकारक गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे तो दाब बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। तो स्टार करके लिखेंगे, यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया दर भी बढ़ जाती है। लेकिन कंडीशन वही है कि अभिकारक किसमें होने चाहिए, गैसीय अवस्था में होने चाहिए, तो दाब का प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गए किसी रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब कुछ और नियम है जिनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसको हटा देता हूं। ठीक है। आपका बोर्ड में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया दर से आप क्या समझते हैं, तो उसकी परिभाषा लिखनी है, सूत्र लिखना है और उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये सारे कारक आपको वहां पर लिखने पड़ेंगे, सब लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 4 नंबर का तो 4 लिख देंगे बाकी छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल आप
नहीं करेंगे, ठीक है। अब कुछ नियम आते हैं तो वो नियम अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है द्रव्यमान संक्रिया का नियम, द्रव्यमान संक्रिया का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के, उसके अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, जिन पर संतुलित अभिक्रिया के गुणांक घातांक के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया ली A प्लस B क्या बना रहा है, X प्लस Y बना रहा है, ठीक है। तो ये जो नियम कहता है कि इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया दर होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी किसके, अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगी, जिन पर उनके संतुलित अभिक्रिया के गुणांक क्या होंगे, घातांक के रूप में उपस्थित होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका द्रव्यमान संक्रिया का नियम। अब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर एक नियतांक आएगा R बराबर K, ये B की घात B, जहां K समानुपातिक नियतांक है, यहां पर K क्या है, समानुपातिक नियतांक। ये पहले ये नियम दिया गया था, बाद में ये पाया गया कि ये नियम पूरी तरह से सही नहीं है, तो इसको हटा के नया नियम दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, दर नियम कहते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे दर नियम, रासायनिक अभिक्रिया का दर नियम, रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, दर नियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दर नियम क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे दर नियम, दर नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, जिन पर नियत घातांक होते हैं जो
संतुलित संतुलित अभिक्रिया के गुणांक के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो दर नियम क्या कहता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया ली, तो मान लो कि अपन ने एक रासायनिक अभिक्रिया ली A प्लस B, ये क्या बना रहा है X बना रहा है प्लस Y बना रहा है। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया दर होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी A के सांद्रण गुणित B के सांद्रण के, इन पे कुछ घातांक होगी अल्फा और बीटा। ये जो अल्फा बीटा है वो A और B के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब R बराबर क्या आता है, यहां पर एक नियतांक आ जाएगा K। ठीक है, ये A का सांद्रण और ये B का सांद्रण की घात बीटा। ठीक है, जहां K समानुपातिक नियतांक है, यहां K समानुपातिक नियतांक है, जिसे दर नियतांक या विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया दर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो K है उसको अपन क्या बोलेंगे, आपका दर नियतांक या आपका विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया दर भी कहेंगे। ठीक है, दर नियतांक कह देंगे या फिर विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया दर भी कह देंगे। ठीक है, तो यहां से K का जो फॉर्मूला हो जाएगा K, वो क्या हो जाएगा, R बटे A के सांद्रण की घात अल्फा, B के सांद्रण की घात बीटा। ठीक है, तो आप दर नियतांक की परिभाषा कैसे देंगे या विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया दर की परिभाषा कैसे देंगे। ठीक है, तो अब यहां से अपन बात करते हैं दर नियतांक या विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया दर क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग आएगी आपकी दर नियतांक या विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया दर। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर नियतांक या विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया दर उसकी अभिक्रिया दर के बराबर होती है, इसकी अभिक्रिया दर के बराबर होती है यदि प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो। ठीक है, यानी आपका A का सांद्रण 1 कर दो, B का सांद्रण 1 कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे, 1 गुणित 1 ही हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर नियतांक या विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया दर उसकी अभिक्रिया दर के बराबर ही होगी, लेकिन कब, जब उसका प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। तो उस समय आपका क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया दर विशिष्ट अभिक्रिया दर या दर नियतांक के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं
दर नियतांक के अभिलक्षण। बस इतना कर लेते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग लिखेंगे दर नियतांक के अभिलक्षण। ठीक है, दर नियतांक के अभिलक्षण। क्या क्या अभिलक्षण होते हैं? पहला, यह रासायनिक अभिक्रिया दर का माप होता है यदि इसका मान उच्च होगा तो रासायनिक अभिक्रिया दर भी उच्च होगी। ठीक है। दूसरा, इसका मान दी गई अभिक्रिया के लिए नियत ताप पर नियत रहता है। अभिक्रिया फिक्स कर दी, ताप फिक्स कर दिया, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। मतलब इसका मान अभिक्रिया के ताप पर नियत रहेगा। मतलब हर एक अभिक्रिया के लिए नियत ताप पर एक निश्चित मान रहेगा। ताप बदलोगे तो इसका मान बदल जाएगा। तीसरा आपका आएगा तापमान बदलने पर दर नियतांक का मान भी बदल जाता है। ठीक है, तो दर नियतांक का मान क्या होता है? ताप बढ़ाने पर बदल जाता है। ठीक है, तापमान चेंज करेंगे तो दर नियतांक का मान भी बदल जाएगा। ठीक है, चौथा अपन बात करते हैं कि आपका क्या होता है? सांद्रण बदलने पर दर नियतांक का मान परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, आप सांद्रण बदल दो, दर नियतांक का मान परिवर्तित नहीं होगा। और पांचवा और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसका मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ये आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। बस अभी इतना याद रख लो कि जो दर नियतांक होता है वो क्या करता है? अभिक्रिया की दर की माप बताता है। ये अगर ज्यादा होगा तो अभिक्रिया की दर भी ज्यादा होगी। दूसरा, आपको अभिक्रिया निश्चित कर दी, तापमान निश्चित करिए तो इसका मान भी निश्चित हो जाएगा। अगर तापमान और अभिक्रिया दोनों में से कुछ भी एक बदलते हैं तो उसका मान भी बदल जाएगा। तापमान बदलने पर या बढ़ाने पर दर नियतांक का मान भी बदल जाता है या बढ़ जाता है। सांद्रण पर दर नियतांक निर्भर नहीं करता। और आपका इसका जो मात्रक होता है, किसका? दर नियतांक का जो मात्रक होता है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। तो ये दर नियतांक के अभिलक्षण। अब आपको अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, दर नियतांक और रासायनिक अभिक्रिया दर में अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है। तो वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस